Good morning, all of you. I, Dr. Charu Agarwal from Tirthankar Mahavir University, welcome you all in the very first lecture of cost accounting. Cost accounting is an important subject which is taught in all disciplines. Cost accounting, as the word itself speaks, cost is जितना भी हमने किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विस को एक्वायर करने में जितने भी हमारी एक्सपेंसेस हुए हैं उनका जब हम रिकॉर्ड रखते हैं दैट इज कॉस्ट, उसका टोटल कॉस्ट कहलाता है और उसी को उसका पूरा रिकॉर्ड रखना और उसको मैनेज करने का काम कहलाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे को वेरियस ऑथर्स ने अपने अपने वर्ड्स में अपनी अपनी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करी है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स की डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। दैट वेरी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू T. Horgan, Foster and Data. Cost accounting measures and reports financial and other information related to the acquisition or consumption of an organization's resources. Cost accounting provides information to both management accounting and financial accounting. तो इनके अकॉर्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग मेजर करती है और रिपोर्ट करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड, एक्विजिशन और कंजप्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज, कितने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज एक्वायर हुए हैं और कितने उसको बनाने में रिसोर्सेज को आपने कंज्यूम किया है। Cost accounting is concerned with recording, classifying and summarizing cost for determination of cost of products or services, planning, controlling and reducing such cost and furnishing of information to management for decision making. अब ये जो डेटा हमने एक्यूमुलेट किया है कि कितने का खर्चा हुआ, कितने के एक्सपेंसेस इनकर हुए इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, वो हम क्यों मॉनिटर कर रहे हैं, व्हाई वी आर डिटरमाइनिंग इट। सबसे पहली बात तो आपको ये पता लगेगा कि आपको किसी भी चीज़ प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में कितने आपके एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं, मतलब इन टोटल आपको उसको बनाने में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है। Then you will determine on the basis of that you will be able to determine the selling price of the product. Because जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि इसे बनाने में लागत कितनी आ रही है, कॉस्ट कितनी आ रही है, हम उस पे अपना मनमाफिक प्रॉफिट, सर्टेन मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हम कैसे ऐड करके कैसे फाइनल प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। जिस लाइक सबने पढ़ रखा है हम लोगों ने इन प्रीवियस क्लासेस इन स्कूल्स ऑल्सो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो जब तक आपको कॉस्ट नहीं पता होगी आप उसमें प्रॉफिट मार्जिन कैसे ऐड कर कर सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। फिर आपने चलिए कॉस्ट डिटरमाइन कर ली, आपने सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर लिया, बट केवल इन दो चीज़ों को डिटरमाइन करने से हमारा इस सब्जेक्ट को रीड करने का पर्पस, स्टडी करने का पर्पस फुलफिल नहीं होता। वी हैव टू गो अ फर्दर स्टेप। वो क्या है कि आपको ये पता करना है कि आप उस कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करें। Identify the areas where we are incurring more cost or where we can cut down the cost, reduce the cost so that our profit margin can be increased. The terminology of the Chartered Institute of Management Accountant, London, CIMA, defines it as the establishment of budgets, standard cost and actual cost of operations, processes, activities of products and the analysis of variances, profitability or the social use of funds. इसके बेसिस पे हम ये जानना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं अपने बजट को। We will determine the standard cost, एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब जितना हमने एस्टिमेट किया था, जितना हमने सोचा था कि लगभग इस रेंज में प्रोडक्ट बन जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट जिसमें वो एक्चुअली रेडी हुआ। इन दोनों के डिफरेंस को हम स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरिएंस। अगर ये वेरिएंस फेवरेबल है मीन्स आपका प्रोजेक्टेड जो था वो ज़्यादा था और आपने एक्चुअल कम अचीव किया, दैन इट इज़ ओके। बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, ज़्यादातर केसेस में होता क्या है कि हमारा वेरिएंस जो निकलता है वो होता है अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मीन्स जब हमारा एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा हो रही है इन कंपैरिजन टू दी स्टैंडर्ड कॉस्ट। उस पॉइंट पे हम लोग ये चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं, वी वांट टू लुक ऑन दोज पॉइंट्स जिसमें हमें ये पता लग पाए कि कहाँ से कहाँ हमने ज़्यादा एक्सपेंसेस इनकर कर दिए हैं, वेयर वी कुड हैव अ चेक ऑन इट सो दैट कि आप अपने उन एक्सपेंसेस को, उस कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए।
सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज इक्वल्स टू कॉस्ट डिटर्मिनेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉस्ट डिटरमाइन कैसे करनी है। कॉस्ट की रिकॉर्डिंग, उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करना ही काफ़ी नहीं है, देन वी हैव टू गो फॉर कॉस्ट एनालिसिस। उसके बाद हम उसकी रिपोर्टिंग करेंगे एंड फाइनली वी विल गो फॉर कॉस्ट कंट्रोल कि कहाँ हमने ज़्यादा अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर दिए। सो विद दिस, in short, what is the meaning of cost accounting? Meaning of cost accounting says that cost accounting है क्या? Cost accounting is a specialized branch of accounting. Accounting की एक specialized branch है। जैसे ट्री में कई सारी branches होती हैं, ट्री एक ही कहलाता है, तो accounting की ही कुछ major branches हैं। जैसे उसमें हमारी एक branch आ गई cost accounting, financial accounting, management accounting, ठीक है? तो उसमें की एक branch है हमारी cost accounting. It is a process for accounting of cost. It involves accumulation, classification, allocation and recording of the cost. कितनी आपने cost accumulate करी है, उसको classify करना various cost में, फिर उसको allocate करना between different departments और different operations और different products और उनकी recording करना। और जहाँ हमारी cost का meaning है वो क्या है? The amount of expenditure incurred on an attributable to a specific thing or activity. एक पर्टिकुलर थिंग या एक्टिविटी करने के लिए, पर्टिकुलर प्रोसेस करने के लिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग को करने के लिए आपके जितने भी एक्सपेंडिचर इनकर हो रहे हैं वो सब हमारा क्या है? कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू ICMA लंदन। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ ascertainment of cost according to ICMA London. Cost accounting is the provision of such analysis and classification of expenditure. इससे हम एनालिसिस और क्लासिफिकेशन कर पाते हैं अपने एक्सपेंडिचर जो भी हमने एक पर्टिकुलर थिंग के लिए किया है। As will enable the total cost of any particular unit of production to be ascertained with a reasonable degree of accuracy and at the same time to disclose exactly how such cost is constituted. अब उस कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आपने इंक्लूड करी हैं, कितना कितना पोर्शन इंक्लूड किया है, ये सब चीज़ें उसमें हमारी इंक्लूड होंगी। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वाज गिवन बाय वॉल्टर W. बेक। कॉस्ट अकाउंटिंग involves a study of those concepts, tools and techniques which helps in ascertaining and analyzing the cost. Cost accounting deals with the cost of production and ascertaining per unit cost. Total cost of production मतलब जितना भी वॉल्यूम, जितनी भी क्वांटिटी आप बना रहे हैं किसी भी गुड्स की या सर्विसेज की, उसको पूरा बनाने में आपकी कितनी खर्चा आया, एंड देन वो ही चीज़ को आपको डिवाइड करना है कि एक यूनिट अगर आप उस प्रोडक्ट की या सर्विस की बनाएंगे तो आपका कितने एक्सपेंसेस आएंगे। It serves as a tool of management and assists in the process of managerial decision making. तो ये मैनेजर डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है इन द हैंड ऑफ मैनेजमेंट। We will discuss some important features of cost accounting. सबसे पहले it involves systematic recording and analysis of costs associated with the company's operation, product and service. तो ये सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग है और एनालिसिस है इसकी कॉस्ट रिलेटेड विद अ पर्टिकुलर ऑपरेशन, पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर service. It is a specialized branch of accounting. Cost accounting is both an art and science because it adheres to methodological guidelines and standards which also requiring the use of skill and aptitude in its application. तो एक scientific method तो ये हमें provide करता है जिसके ऊपर based है cost accounting, but along with that it requires a certain skill कि किस aptitude के साथ हम इसको apply करें। It involves identifying the different types of costs that become the component of total cost. आपको उन cost को different type of cost को इसमें identify करना है, उनको study करना है, उनको record करना है. So that is why it is art and science both. It provides the costing information to assist in setting the prices of goods and services. तो ये हमारी को costing information provide कर रहे हैं जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को डिटरमाइन कर पा रहे हैं। सो इट इज़ अ फैंटास्टिक टूल फॉर डिटरमाइनिंग अ यूनिट्स ऑफ प्रोसेसेस एफिशिएंसी। इट रिवील्स द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। इससे हमारे रिसोर्सेज का टाइम और वेस्टेज कम होता है। इट इज़ हेल्पफुल टू मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग वेरियस इंफॉर्मेशन एंड मेजर्स फॉर कंट्रोल एंड गाइडेंस। तो ये कंट्रोल एंड गाइडेंस
हमारे को प्रोवाइड कर रहा है मेजॉरिटी ऑफ द मैनेजर्स को। Along with it, it is having some limitations also. Limitations of financial accounting are due to the following limitations of financial accounting, the cost accounting को what its origin, ठीक है। कुछ limitations थी financial accounting में जिसकी वजह से हमें cost accounting as a separate branch of accounting की requirement हुई। That is cost financial accounting ने केवल हमें प्रोवाइड करवाया था क्या, only provides past data, जो पिछले साल हो चुका उसको केवल आपने समअप करा था, रिकॉर्ड किया था और फिर उसको प्रेजेंट करके मैनेजमेंट तक पहुँचाना था। इट डज नॉट शो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईच प्रोडक्ट ड्रॉप और प्रोसेस। उसमें जो आपने प्रॉफिट या लॉस शो किया था वो क्यूमुलेटिव था, हर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड था, हर मतलब ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन को उसकी वर्किंग से, चाहे उसने एक ही प्रोडक्ट सेल किया है या 10 प्रोडक्ट सेल किए हैं या 1000 प्रोडक्ट सेल किए हैं, उसको उसे प्रॉफिट प्रोडक्ट वाइज या जॉब वाइज या प्रोसेस वाइज उसका लोकेशन कहीं नहीं था। वी आर ओनली शोइंग दी ऑर्गेनाइजेशंस टोटल प्रॉफिट और लॉस इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जबकि यहाँ हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। इट फेल्स टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, उसी वजह से किसी भी रिसोर्स के ऊपर चेक नहीं रख पा रहा था, और जबकि यहाँ आप उस काम को कर सकते हैं। डज नॉट मेजर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, उसे ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी का पता नहीं लग रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। फेल टू प्रोवाइड एडिक्वेट डेटा फॉर प्राइस फिक्सेशन, आपको प्राइस किस लेवल पे कितना फिक्स करना है ये आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प से नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ आपको कॉस्टिंग ही नहीं पता लग रही है तो प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा। डज नॉट प्रोवाइड डेटा फॉर कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि कॉस्ट की कोई इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग ही नहीं है। फेल्स टू टेक इनटू अकाउंट द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, सो जो प्राइस लेवल में चेंजेस आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट भी हम स्टडी नहीं कर पा रहे द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग because of the above listed limitations. There is requirement of cost accounting. And what is cost? Cost simply it is the price paid for something. किसी भी चीज के लिए आप कितना प्राइस पे कर रहे हैं, that is cost. Cost accounting, it is the amount of resources consumed to produce a product or service. कॉस्ट अकाउंटिंग में ये क्या है, वो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं जो कि आप कंज्यूम कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए। सो द डेफिनेशन सेज द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स यूएसए डिफाइन कॉस्ट एज अ मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड बाय फॉर सम पर्पसेस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कितने रिसोर्सेज को आपने मॉनेटरी टर्म्स में यूज किया है, मॉनेटरी टर्म्स में जब उसे मेजर किया है, दैट इज कॉस्ट। सो बेसिकली हमें इसे पढ़ना क्यों है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सबसे पहली बात असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कितनी लागत लगी है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए। कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, कि हम उसे कंट्रोल कर पाएँ, हमारी कोशिश यही है कि हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाएँ। गाइड टू बिजनेस पॉलिसी सच एज मेक और बाय, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, हमें अगर कोई भी बिजनेस पॉलिसी बनानी है कि हमें इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है या नहीं करना, इस प्रोडक्ट को कितनी वॉल्यूम में बनाना है, कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है या नहीं करना, इस सब डिसीजंस को लेने के लिए वी रिक्वायर कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा। देन डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो आपको सबसे पहले बात तो कॉस्ट चाहिए ही चाहिए, फिर उसमें हम अपना डिजायरेबल प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं, देन इट बिकम्स सेलिंग प्राइस। अब मैं कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी ले रही हूँ जो पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में हम बार बार स्टडी करेंगे, दैट इज कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या है? कॉस्ट सेंटर इज अ लोकेशन, पर्सन or item of equipment or group of these for which cost may be ascertained. आप कॉस्ट किसके लिए ascertain कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, या एक पर्टिकुलर आइटम के लिए, या पर्टिकुलर पर्सन के लिए, या फिर इनमें से किसी के कॉम्बिनेशन के लिए। तो जिसके लिए भी आप कॉस्ट ascertain कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी? आपका कॉस्ट सेंटर एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल। ये किस लिए बना रहे हैं? फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल। It refers to a section of the business to which cost can be charged.
ये उस पर्टिकुलर बिजनेस सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिसके लिए आप कॉस्ट को चार्ज कर रहे हैं। तो टाइप है इसके दो, पर्सनल एंड इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर, पर्सनल से रिलेटेड है या इम्पर्सनल है। प्रोडक्शन एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर, अगर वो प्रोडक्शन प्रोड्यूस उसमें डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट में कोई गुड या प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो, या वो हेल्पिंग हैंड है लाइक रिपेयरिंग क्लीनिंग, तो वो कौन सा है, सर्विस डिपार्टमेंट। फिर है हमारा कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट क्या होती है? Cost unit are the things that the business is set up to provide of which cost is ascertained. Cost unit हमारी वो चीज़ें हैं जो बिजनेस सेटअप कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, जिसके लिए आपको कॉस्ट को असरटेन करना है। वो सारी चीज़ें जिसके लिए जो बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है और जिसके लिए आपको कॉस्ट असरटेन करनी है, लाइक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी असरटेन्ड और एक्सप्रेस्ड। ये प्रोडक्ट बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी, ये पर्टिकुलर सर्विस देने के लिए कितनी कॉस्ट लगी, ये पर्टिकुलर टाइम, इतने टाइम में हमने कितना काम किया तो टाइम की कॉस्ट कितनी है। तो ये सब हमारी क्या है, कॉस्ट यूनिट। इसकी टाइप होती है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन सच एज अ रीम ऑफ पेपर, अ टन ऑफ स्टील, अ मीटर ऑफ केबल एक्सेट्रा। तो हर पर्टिकुलर जो भी आइटम आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो दैट इज प्रोड्यूस इन अ सर्टेन यूनिट्स। यूनिट ऑफ सर्विस such as passenger miles in case of transport industry, consulting hours अगर आप कोई कंसल्टेशन सर्विसेज में है तो, रूम पर डे होटल इंडस्ट्री में, बेड पर डे, ठीक है। ये है हमारी कॉस्ट पर यूनिट। मेथड ऑफ कॉस्टिंग आते हैं हमारे, इट रेफर्स टू द टेक्निक्स एंड प्रोसेस एम्प्लॉयड इन द असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। मेथड और टेक्निक आप एम्प्लॉय कर रहे हो, the various methods or techniques are there to determine या to ascertain the cost। बहुत सारे methods और आप पढ़ेंगे किसमें, कॉस्ट अकाउंटिंग में। यहाँ मैं सिर्फ उनका ओवरव्यू दे रही हूँ। later on in the upcoming units and the upcoming blocks we are going to study them one by one. Here I am only introducing various methods or various types of costing to you. Choice of the method depends upon the type and nature of manufacturing activity। कौन सा मेथड आपको अडॉप्ट करना है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर के ऊपर और टाइप के ऊपर कि आप किस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आर, सबसे पहले आती है हमारी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, अप्लाइज वेयर वर्क इज अंडरटेकन टू कस्टमर्स स्पेशल रिक्वायरमेंट। जब आप कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, हर एक कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, उस टाइप पे आप कौन सी कॉस्टिंग यूज़ करेंगे, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। Next one is contract costing or terminal costing. It is same as job order costing. However, job is small and contract is big contract. ठीक है, मतलब क्या है, टेलर मेड ही है, ये कस्टमाइज्ड ही है, प्रोडक्ट कस्टमर स्पेसिफिकेशन के ऊपर आप वर्क करेंगे। लेकिन जॉब ऑर्डर में जो काम था वो स्मॉल ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जा रहा था। यहाँ ये बिग प्रोजेक्ट्स हैं, इट आर टेकिंग मोर टाइम और ये बिग कॉन्ट्रैक्ट। Contract is of long duration and may continue for more than a financial year. It generally lasts for a larger duration, generally more than a financial year, like construction projects. Batch costing, cost of a batch or group of identical products is ascertained. ठीक है, यहाँ हम कॉस्ट बैच वाइज डिटरमाइन कर रहे हैं जब हम एक लॉट में, एक बैच में आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। Each batch of products is a cost unit for which costs are ascertained. So particular batch के हर एक की एक ही कॉस्ट होगी और हम जो कॉस्ट असरटेन करेंगे वो भी कॉस्ट पर बैच होगी। Like it happens in the pharmaceutical industry. Pharmaceutical industry में जो मेडिसिन आती हैं वो हमारी mg डोसेज के पार के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट की जाती है कि लाइक आई एम हैविंग 25 mcg या 20 mg की है या 50 mg की है, तो वो बनती भी उसी लॉट में है। एक बार में अगर 25 mg का लॉट बन रहा है तो 25 का ही बनेगा, कॉस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होगी। और जब 50 का बनाएंगे तो 50 के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होगी। तो जब हम आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स के लिए कॉस्ट को डिटरमाइन कर रहे हैं, वी आर यूजिंग बैच कॉस्टिंग। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, इट अप्लाइज टू अ कॉन्टेक्स्ट वेयर देयर इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, जहाँ आप एक स्टेप फिनिश करते हैं पर्टिकुलर चीज़, प्रोडक्ट गुड्स और सर्विसेज को बनाने का, एंड देन आप उसके नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, फिर
step by step we reach to the finished product. Process 1 is completed first, उसके बाद हम with the finished good of process 1 will move into the process 2, it will become the raw material for the process 2. Process 2 का finished good फिर third process के लिए input बनेगा और वहाँ से output निकलेगा. तो इस टाइप की कॉस्ट प्रोसेस के बेसिस पे जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है वहाँ हम यूज़ करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग. Applies to a context where there is a continuous process. Costs are accumulated for each process and then total cost of process is divided by the number of units produced to arrive at cost per unit. हर एक प्रोसेस की हम इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं, उसके बाद हम उसे डिवाइड कर दे रहे हैं, तीनों को ऐड करके प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, सपोज देयर आर 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सर्टेन गुड, देन हम उन तीनों प्रोसेसेस की कॉस्ट को ऐड करेंगे, देन वी विल डिवाइड इट विद द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड वी विल रीच अप टू द कॉस्ट पर यूनिट. ऑपरेशंस कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स कॉस्ट असर्टेनमेंट फॉर ईच ऑपरेशन. आप एक पर्टिकुलर ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए कितनी कॉस्ट को आप असर्टेन कर रहे हैं, दैट इज ऑपरेशन कॉस्टिंग. ऑपरेशन ऑफ सर्विसेज कॉस्टिंग, इट इज अप्लाइड टू सर्विसेज, सर्विस इंडस्ट्री के लिए है ये. जैसे कॉस्ट यूनिट्स आर पैसेंजर, किलोमीटर, रूम पर डे, बेड पर डे. होटल इंडस्ट्री की बात करें, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात करें, इन लोगों के यहाँ कौन सी कॉस्टिंग यूज होती है, ऑपरेशन और सर्विस कॉस्टिंग. उसके अलावा कुछ और कॉस्टिंग है हमारे पास, जैसे मल्टीपल और कंपोजिट कॉस्टिंग. एप्लीकेशन ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ कॉस्टिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम प्रोडक्ट. एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए की कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक से ज़्यादा मेथड ऑफ कॉस्टिंग को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट कॉस्टिंग. इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज वेयर अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर सेपरेटली मैन्युफैक्चर्ड. नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमारे हर बार सेपरेटली बनते हैं, कंपोनेंट्स अलग अलग बने एंड देन असेंबल्ड इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट. आप क्या कर रहे हैं, बड़े बनाए आपने प्रोडक्ट्स लिए असेंबल, फिर उसके बाद हम उसे फिनिश गुड में असेंबल कर रहे हैं. तो जो असेंबलिंग इंडस्ट्री है वो लोग यूज़ करते हैं हमारी कौन सी कॉस्टिंग, कंपोजिट कॉस्टिंग. सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग. सिंगल कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग या फिर यूनिट कॉस्टिंग, ये तीनों ही एक ही टाइप की कॉस्टिंग के अलग अलग नेम्स हैं. अप्लाइड टू अ कंटेक्स्ट वेयर आउटपुट प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल. ये तब यूज़ करते हैं जब आपको हम हर बार हम एक ही टाइप का आउटपुट, आइडेंटिकल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं. The cost per unit is found by dividing the total cost by the number of unit produced. Identical output product you are producing, तो आपने क्या किया, टोटल वॉल्यूम जितना भी आपने बनाया उसको बनाने के लिए जितनी भी आपकी कॉस्टिंग आई उसको डिवाइड कर दिया किससे, नंबर ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सिंगल या फिर आउटपुट कॉस्टिंग. इस ऑर्डर से आपने कॉस्ट पर यूनिट डिटरमाइन कर ली और ये हो गई हमारी सिंगल आउटपुट और फिर यूनिट कॉस्ट. Example, steel output is identical but differentiated by grades. बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ग्रेड वाइज डिफरेंस है, बाकी ऑल ओवर सब चीज़ें सेम रहती हैं. अब इसको करने के लिए ये तो थे मेथड्स. अब आते हैं हम टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग या फिर टाइप ऑफ कॉस्टिंग. कैसे करेंगे, सबसे पहली बात, अब इनमें से दो टर्म्स और सीखनी है, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल. ये जो दोनों टर्म्स किसी ऑथर के नाम पे मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करेंगे. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज प्री डिटरमिन्ड एज टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस. स्टैंडर्ड कॉस्ट इज प्री डिटरमिन्ड एज टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस. मतलब आप एक पहले से मान में हमारे एक एस्टिमेशन, हम एक अंदाज़ा लेके चलते हैं, क्या स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, टारगेट लेके चलते हैं कि इतनी प्राइसेस में, इतनी यूनिट, इतने प्राइस में हमारा पूरा एक प्रोडक्ट या सर्विस बन जाएगा. एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड अगेंस्ट स्टैंडर्ड. और हम हमेशा एक्चुअल परफॉर्मेंस जितने में वो एक्चुअल में रेडी हुआ. एक तो मेरे दिमाग में आइडिया था कि मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रही हूँ और लेट सपोज कि मुझे लगता है कि ये 500 के अंदर बन जाना चाहिए, बट एक्चुअल में वो बन गया 800 का. अब नाउ आई एम कंपेयरिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट विद द एक्चुअल कॉस्ट एंड आई एम फाइंडिंग अनफेवरेबल वेरिएंस. व्हाई? क्योंकि मेरा एस्टिमेशन कम था और जबकि एक्चुअल परफॉर्मेंस मेरी और ज़्यादा की हो गई. तो हमेशा हमें वर्क करना है किसके लिए, हमारा ऑब्जेक्टिव है इस कॉस्ट को रिड्यूस करने का. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने एस्टिमेशन लिया होता 500 का और एक्चुअल पे वो बन जाता 400 का, तो ये जो वेरिएंस आपका निकल गया था दैट वुड बी फेवरेबल वेरिएंस. मतलब कि आप सोच तो ज़्यादा की रहे थे, आपके दिमाग में एस्टिमेशन आइडिया ज़्यादा का था, बट एक्चुअल में आपको वो चीज़ कम की पड़ गई. ठीक है. तो फेवरेबल वेरिएंसेस आर इन आवर फेवर और अनफेवरेबल वेरिएंसेस को हमें चेक करना है.
उसके अलावा एक और टेक्निक है कॉस्ट कंट्रोल की, दैट इज बजटरी कंट्रोल बाय कंपेयरिंग एक्चुअल विद प्लान या फिर बजटेड परफॉर्मेंस। हम हमेशा एक बजट लेके चलते हैं, अगर हम उस बजट के अंदर काम कर लेते हैं तो वी विल बी हैप्पी, अदरवाइज देयर इज लॉट्स ऑफ बर्डन ऑन आवर पॉकेट, मोर बर्डन ऑन पॉकेट, वी वुड हैव टू अरेंज फॉर मोर फाइनेंसेस व्हिच विल लीड टू प्रॉब्लम। कुछ और हमारे टेक्निक्स है लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज एलोकेटेड टू इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट यूनिट्स। केवल वेरिएबल कॉस्ट को हम असाइन करते हैं, किसको? इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर को या फिर कॉस्ट यूनिट को। फिक्स कॉस्ट की हम बात ही नहीं कर रहे। टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्ट्स, चाहे कॉस्ट फिक्स्ड हो या फिर वेरिएबल हो, दोनों ही टाइप की कॉस्ट को हम प्रोडक्ट के साथ चार्ज कर दे रहे हैं। ये कहता है एब्जॉर्ब कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? पूरा सोख लेना। तो चाहे किसी भी टाइप की कॉस्ट हो वो हम प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट कर देते हैं। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, इट इज नॉट अ टेक्निक बट अ सिचुएशन वेयर इन सेवरल अंडरटेकिंग्स यूज द सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। हाँ, एक इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी कंपनीज वर्क कर रही है वो सबके सब एक ही तरीके से अपनी कॉस्टिंग को कैलकुलेट कर रहे हैं। ये कहलाती है हमारी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। फिर है हमारी डायरेक्ट कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग मतलब प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑल डायरेक्ट कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स, सर्विस, जॉब एक्सेट्रा। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑल डायरेक्ट कॉस्ट टू प्रोडक्ट, सर्विस, जॉब एक्सेट्रा। जितनी भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है जो पर्टिकुलरली उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है या उसी सर्विस से रिलेटेड है या उसी जॉब से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड अगर जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो सब उसी के साथ एसोसिएट कर दीजिए। देन देयर इज डिफरेंशियल कॉस्टिंग, टेक्निक ऑफ कंपेयरिंग कॉस्ट ऑफ टू अल्टरनेटिव्स फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग विच अल्टरनेटिव इज बेस्ट। डिफरेंशियल कॉस्टिंग मतलब एक काम को अगर आप दो तरीके से कर सकते हैं तो आप दोनों से उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन करिए एंड वी विल ऑप्ट फॉर दैट वन जो हमारे बजट में हमें कम कॉस्ट में काम करवा पाना। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज। अब कॉस्ट का अभी मैंने जो आपको मेथड्स बताए, टेक्निक्स बताई, उसमें हमने पढ़ा कि केवल फिक्स कॉस्ट एसोसिएट कर दे रहे हैं, केवल वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएट कर दे रहे हैं, कॉस्ट यहाँ से कॉस्ट वहाँ से। तो भाई कितनी तरह की कॉस्ट है मैम, पहले ये तो बता दीजिए। तो वो डिटरमाइन करने के लिए हम आपको इस तरह करवा रही हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग का जो एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन दी फॉलोइंग वेज। हम बहुत सारे वेज पे, बहुत सारे पैरामीटर्स पे कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। वो है हमारे अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द वेरिएबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिफाइबिलिटी, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड पीरियड और अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल डिसीजंस। कैसे? अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस, पहले हम फंक्शंस के बारे में बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो गई, सेलिंग कॉस्ट हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गई और फाइनेंसिंग कॉस्ट हो गई। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब क्या? These are the costs associated with the production of goods. Administrative costs, these are the costs associated with the firm's general management. ठीक है, लाइक स्ट्रेटेजी मेकिंग हो गया, आपका जनरल मैनेजर की सैलरी हो गई, ये सब चीज़ें, ये वाली कॉस्ट जो है ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आती है। प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ बेचना है, कब कब बेचना है, किस टाइम पे मार्केट करना है, क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए, ये सारी अगर इन सबको हम मॉनेटरी टर्म्स से फिगर आउट करें और इनकी कॉस्ट को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये सारी कॉस्ट हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आएगी। देन सेलिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड सिमुलेटिंग डिमांड एंड सिक्योरिंग ऑर्डर्स। सेलिंग कॉस्ट में वो आता है कि हम एफर्ट्स कर रहे हैं सो दैट कि हमारे कस्टमर्स के बीच में, जितने नॉर्मल पॉपुलेशन है उसके बीच में हम अपने प्रोडक्ट के लिए डिमांड क्रिएट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स को सिक्योर कर पाएँ। तो उसके लिए जितने आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं दैट कम्स अंडर सेलिंग कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कॉस्ट इंकर्ड इन मूविंग द गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू द कंज्यूमर्स। प्रोडक्ट बन के तो तैयार हो गया, उस तक की कॉस्टिंग आपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में रख दी है, लेकिन अब उस प्रोडक्ट को आपको लोगों तक पहुंचाना है, मार्केट तक पहुंचाना है, कुछ फैक्ट्री तक कोई कंज्यूमर नहीं आ रहा है, आपको वो प्रोडक्ट शोरूम तक पहुंचाना है, डीलर्स तक पहुंचाना है। उसके लिए जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कन्वेंस, आपके जितने भी टाइप के टैक्सेस वहाँ पे कर रहे हो, दैट कम्स अंडर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। फाइनेंसिंग कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड फॉर रेजिंग एंड यूजिंग कैपिटल। या फाइनेंसिंग और रेजिंग कैपिटल से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो हमारी फाइनेंसिंग कॉस्ट होगी।
देन अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी के बेसिस पे हमारी कॉस्ट 3 टाइप में डिवाइडेड है, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट मतलब वो जितनी मर्जी यूनिट्स बना लो, चाहे 1 यूनिट बना लीजिए, चाहे 500 बना लीजिए, चाहे 1000 बना लीजिए, चाहे करोड़ बना लीजिए, उसके अंदर उसके उस जगह की उस कॉस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल रेंट ऑफ द फैक्ट्री, रेंट ऑफ द फैक्ट्री में आपने पर्टिकुलर एरिया रेंट पे ले लिया है, आप लीज पे ले लिया, रेंट पे ले लिया, आपको उसको ले पेमेंट करनी है। वो पेमेंट मान लीजिए हमारी 50,000 रुपीज़ पर मंथ है। 50,000 rupees per month is the fixed rent you have to pay to the landlord for using that factory premises। ठीक है, अब आप उसके अंदर चाहे 1 यूनिट बनाइए, चाहे 2 बनाइए, चाहे 500 बनाइए, चाहे 1000 बनाइए, चाहे 5000 बनाइए, it doesn't matter at all। So those costs which do not change with the changes in the level of activity। ठीक है, अगर मैं वहाँ 500 यूनिट बनाती हूँ, पहले मैं वहाँ 1 यूनिट बनाती थी, आज मैं वहाँ 500 यूनिट बनाती हूँ उसी फैक्ट्री प्रेमिसेस में। तो अगर मैं 1 बना रही थी तब भी मुझे वही रेंट पे करना था, अगर मैं 500 बना रही हूँ तो भी मुझे वही रेंट पे करना है। सो दैट मीन्स कि अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज इन बिकॉज ऑफ द चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, द कॉस्ट इज नॉट चेंजिंग, इट इज फिक्स्ड कॉस्ट। When production increases or decreases, factory cost will remain fixed. Example, rent and rates, salaries, insurance, tax, etc. ये सब हमारे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फिर आती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जो बिल्कुल सही है इसके आप लोगों ने, वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ साथ चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल की कॉस्ट ले लेते हैं, इनपुट की कॉस्ट ले लेते हैं। अगर मैं 1 यूनिट बना रही हूँ, ठीक है, उतने में मिल जाएगी, पर अगर मैं 2 बना रही हूँ, 4 बना रही हूँ, 5 बना रही हूँ, तो हमारी मटेरियल की कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। दैट इज, और फिर दूसरे को बनाने के लिए लेबर भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो ये सब एलिमेंट्स हमारे किसके आते हैं? वेरिएबल कॉस्ट के आते हैं। Those costs will change in direct proportion to the changes in the level of activity। लेवल ऑफ एक्टिविटी हमारी जितनी बढ़ेगी, ये कॉस्ट भी पैरेलली उतनी ही बढ़ेगी। तो ये कहलाती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। When volume of output increases, total variable cost also increases proportionately। उसी proportion में ये भी increase हो जाते हैं। But the per unit remains fixed। Example, direct material, direct labor, etc। ठीक है, अब आते हैं हमारे, आई होप ये क्लियर हो गए हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब समझ में आया, सेमी मतलब कुछ पोर्शन उसका फिक्स है और कुछ पोर्शन उसका वेरिएबल है। मतलब थोड़ा पोर्शन तो हमारा उतना ही रहेगा जितना पहले था, और कुछ प्रोपोर्शन में हमारा पोर्शन इंक्रीज हो जाएगा। सो दीज कॉस्ट आर पार्टली फिक्स एंड पार्टली वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन चार्जेस, हमने ये देखे ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पावर चार्जेस, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिसिटी मीटर ले लीजिए अपने घर का, एक बेसिक रेंट तो पे करते ही करते हैं, उसके अलावा जितना आपने कंज्यूम किया उस यूनिट्स के अकॉर्डिंग आपका बिल जनरेट हो जाता है। दैट इज़ वाई हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है हर मंथ चेंज होता है। उसी तरीके से बिकॉज ऑफ सेमी, उसका एक सर्टेन प्रोपोर्शन तो फिक्स है, एक बेसिक अमाउंट तो आपको पे करना ही करना है, बट इन एडिशन टू इट द नंबर ऑफ यूनिट्स यू कंज्यूम, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू पे योर बिल। टेलीफोन चार्जेस भी इसका एक एग्जाम्पल है। क्लास है, ओके। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी वॉल्यूम के साथ साथ चेंज हो रहा है, जैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है सेम प्रोपोर्शन में हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। फिर है हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारी सेम जा रही है, क्यों? क्योंकि जितनी हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है उतना ही लेवल पे हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जा रहा है। फिर है फिक्स कॉस्ट या फिर टोटल और पर यूनिट कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो है जो वॉल्यूम के साथ साथ चेंज ही नहीं हो रही है, पर अगर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, पहले के मुकाबले हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जा रही है? कम हो रही है।
इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो है जिसका एक प्रोपोर्शन तो हमारा फिक्स है, वहाँ कोई चेंज नहीं है कि आप कितनी भी बना लीजिए इतना तो आपको खर्च करना ही करना है। उसके आगे जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे ये कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमारी दो चीज का कॉम्बिनेशन है, फिक्स और वेरिएबल। ये हमारी स्टेप कॉस्ट, पर्टिकुलर लिमिट तक इतनी कॉस्ट रहेगी, उससे आगे आप बढ़ेंगे तो थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी, उससे आगे आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी। दिस इज स्टेप कॉस्ट। सो नेक्स्ट वेरिएबल अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफाइबिलिटी, आइडेंटिफाइबिलिटी के बेसिस पे हमारी कॉस्ट दो टाइप से डिटरमाइन होती है, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? ऑल कॉस्ट विच कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। वो कॉस्ट जो सब में मतलब कुछ ऐसे खर्चे, जैसे आप मार्केट गए, मार्केट में आप 4-5 फ्रेंड्स मिलके मार्केट गए हो और किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया, तो जो कॉस्ट आप बिल्कुल इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि भैया ये प्रोडक्ट तो इसने लिए थे तो इसके पैसे भी ये देगा, आपका ये वाला फ्रेंड देगा, वो कहलाती है, उसी टाइप से हम कहेंगे उसे डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब जो मैं बहुत कन्वीनियंटली बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ कि ये जो एक्सपेंस है, ये जो खर्चा है वो इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या का है, इसी पर्टिकुलर आइटम का है, या इसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर का है, या इसी पर्टिकुलर यूनिट का है, तो वो कहलाती है मेरी डायरेक्ट कॉस्ट। दीज आर डायरेक्टली चार्जेबल टू अ प्रोडक्ट, एक्टिविटी और डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट मटीरियल एंड डायरेक्ट लेबर। अब क्या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट मतलब आप एक बस में गए, चलो बस में आपने जो फेयर पे किया वो तो समझ लो आप, चलो तीन फ्रेंड्स आप गए तो तीनों आपस में डिवाइड कर लोगे, इक्वल प्रोपोर्शन में कर लोगे, क्योंकि मान लीजिए आप तीनों ने दूरी भी सेम तय करी थी, कोई बात नहीं, तो आपने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया तीनों ने किया था, तो उसको डिवाइड बाय जितनी भी आपने फेयर पे किया उसको डिवाइड बाय 3 पे कर दिया, या फिर सबने अपने अपना पे किया तो वो हम एट्रीब्यूट कर ही पा रहे हैं कि किसने कितना पे किया। बट अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसी जगह यूज़ करी है, कोई ऐसी जगह आप वहाँ वर्क कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप किसी फैक्ट्री में गए थे, वहाँ पे ऑफिस में बैठे, ऑफिस में एसी चल रहा है, वहाँ पे 3 अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग बैठ के काम कर रहे थे, अब किसके में कॉस्ट को लगाया जाए, किसके में कॉस्ट एसोसिएट की जाए? The cost which cannot conveniently be identified with a particular cost unit or cost center। प्रॉब्लम है, एक ही ऑफिस है और उसमें मार्केटिंग वाला भी बैठा है, एडवर्टाइजिंग वाला भी अपनी स्ट्रेटेजी डिज़ाइन कर रहा है, जनरल मैनेजमेंट वाला भी अपनी सोच रहा है कि मैं इस प्रोडक्ट के लिए और क्या स्ट्रेटेजीज डिज़ाइन करूँ। तो अगर इस टाइप की कोई बात है जहाँ पे अलग अलग एक ही जगह पे बैठे हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स का वर्क कर रहे हैं, तब क्या करा जाए? वहाँ जो एसी चल रहा है, वहाँ जो हाइजीन मेंटेन हो रही है, वो सारे एक्सपेंसेस कहाँ आ जाए? उनको कहते हैं हम इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनको भी डिवाइड करने की, इनको एट्रीब्यूट करने के लिए, एलोकेट करने के लिए अलग अलग नॉर्म्स है, वो हम आगे आने वाली फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन। फैक्ट्री का रेंट मतलब आप जितनी भी यूनिट बना रहे हो, कैसे डिवाइड करो? ये एक हर यूनिट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे करेंगे? डेप्रिसिएशन हो गया, फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी हो गई। फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी मतलब आप मान लीजिए एक तो फैक्ट्री का मैनेजर है, उसको सैलरी आप एक फिक्स मंथ दे रहे हो, फॉर एग्जांपल 30,000 पर मंथ आप उसे पे कर रहे हैं और उसके अंडर में 5 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, आपकी फैक्ट्री में 5 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। किस प्रोपोर्शन में, किसको कितना टाइम दे रहा है, किस प्रोपोर्शन में आप डिवाइड करेंगे उसकी कॉस्ट को बिटवीन दोज प्रोडक्ट्स, दोज 5 प्रोडक्ट्स? प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट एन ईजी आंसर। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। यहाँ बस मैं केवल उसका मीनिंग समझा रही हूँ, इसकी जो प्रैक्टिकल वर्किंग है वो हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर है हमारा अकॉर्डिंग टू टाइम एंड पीरियड। अकॉर्डिंग टू टाइम एंड पीरियड मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल मतलब जो पास्ट रिलेटेड है। दीज आर द कॉस्ट विच आर इनकर्ड आफ्टर द इवेंट टेक प्लेस। ये वो कॉस्ट है जब वो इवेंट हो चुका हो उसके बाद आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। दे आर नथिंग बट एक्चुअल कॉस्ट। वो क्या है? हमारी एक्चुअल कॉस्ट है। फिर है हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है? दीज आर द कॉस्ट विच आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद अ प्रोडक्ट।
These are the cost of making finished products. Like example, manufacturing cost. इसी है period cost जो एक certain time period से related है. These are the costs charged as an expense in the profit and loss account of the period in which they are incurred. एक पूरे पर्टिकुलर पीरियड में कितनी कॉस्ट आपकी लगी है, कितने खर्चे आपके हुए हैं, दे आर इनकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन, रेंट, सैलरीज एक्सेट्रा. प्रीडिटरमिन्ड कॉस्ट. प्रीडिटरमिन्ड कॉस्ट मतलब इट इज द कॉस्ट विच इज कंप्यूटेड इन एडवांस ऑफ प्रोडक्शन. खर्चा करने से पहले, प्रोडक्शन करने से पहले ही आपने ये डिटरमाइन कर लिया कि कितनी कॉस्ट में वो काम हो जाना चाहिए, वो है हमारा प्रीडिटरमिन्ड कॉस्ट. फिर अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल डिसीजंस हमारी दो टाइप की कॉस्ट है. सम दो नहीं ज़्यादा है, सम कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. पहले हम सम कॉस्ट पढ़ लेते हैं. सम कॉस्ट मतलब पास्ट कॉस्ट विच हैव बीन इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन मेड इन दी पास्ट. ठीक है, ये वो कॉस्ट है जो पिछले पास्ट के बेसिस पे इनकर्ड हो रही है. सच कॉस्ट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फ्यूचर डिसीजन. पास्ट में जो आपने डिसीजन लिया उसकी वजह से की कॉस्टिंग आपकी हो रही है और इसको आप रिवर्स भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप पास्ट में वो डिसीजन ले चुके हैं. एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स. आपने कोई एसेट खरीद ली अपने लिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने टाइपराइटर खरीद लिया. अब चाहे वो आप यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बेकार है, लेकिन आपने परचेज तो कर लिया ना, तो अब वो डिसीजन आपका रिवर्स नहीं हो सकता, आप उसे चेंज नहीं कर सकते. इसलिए वो क्या है, हमारी सम कॉस्ट है. As the amount of invested in fixed assets is irreversible. ठीक है, आपने एक बार वो एसेट परचेज कर ली तो कर. फिर है हमारा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ एन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. बिजनेस में कई बार स्थिति आती है, कई बार आपको ये सोचना पड़ता है बिकॉज यू आर हैविंग लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड रिसोर्सेज, तो आपके पास वैरायटी ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से आपको बेस्ट वन चूज़ करना होता है. तो उस बेस्ट को एक को चूज़ करने के लिए मैं जितने और ऑप्शंस को रिजेक्ट कर रही हूँ वो सब की सब क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. क्योंकि मैंने जो फैसला लिया है, जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, उसको सेलेक्ट करने के लिए मैंने इन सबको रिजेक्ट किया है. इट इज़ द कॉस्ट ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर्म. तो उसमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो काम आपने नहीं किया उसकी कॉस्ट क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. फिर आती है हमारी डिफरेंशियल कॉस्ट. अब डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल कॉस्ट. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ही काम को करने के दो मेथड्स हैं, दो या दो से ज़्यादा तरीके हैं. तो हम स्टडी करके ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि मेथड 1 से कितनी कॉस्टिंग आ रही है, मेथड 2 से कितनी कॉस्टिंग आ रही है, और जिस भी मेथड से कॉस्टिंग कम आएगी वही हम अडॉप्ट करेंगे. तो इट इज़ द इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. इंक्रीज इन कॉस्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहलाएगी, और अगर डिक्रीज इन कॉस्ट हो रहा है तो वो कहलाएगी डिक्रीमेंटल कॉस्ट. पर दोनों ही किसके पार्ट है, डिफरेंशियल कॉस्ट के पार्ट है. फिर है इम्प्यूटेड कॉस्ट. इम्प्यूटेड कॉस्ट मतलब दीज कॉस्ट आर नॉट एक्चुअली इनकर्ड. ये वाकई में हम इनकर नहीं कर रहे हैं. दीज आर एक्सपेंसेस विच एन एंटरप्रेन्योर पे इटसेल्फ हिमसेल्फ. कॉस्ट इज कंसिडर्ड एट अ टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग. ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग के समय वो कॉस्ट पे कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, सैलरी ऑफ ओनर एक्सेट्रा. खुद जब ये काम कर रहा है तो वो अपने ही एरिया में, अपने ही खुद की बिल्डिंग में वो ये काम कर रहा है, तो वो उसका रेंट कुछ नहीं पे कर रहा, तो ये इम्प्यूटेड कॉस्ट हो गई. उसकी अपनी वो सैलरी कुछ नहीं ले रहा है, इसलिए उतनी हमारी इम्प्यूटेड कॉस्ट होगी. उसके बाद आते हैं हमारे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट. अभी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या है, मतलब दोज कॉस्ट विच आर इन्वॉल्व कैश आउटफ्लो इमीडिएटली और इन दी फ्यूचर. मतलब जब कभी आप कोई काम करेंगे तो उसमें इमीडिएट फ्यूचर में आपको कुछ पैसे आपकी पॉकेट से ऑटोमेटिकली फ्लो होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि आपको मटेरियल खरीदना है, लेबर खरीदनी है, रिपेयर करवानी पड़ेगी, रेंट देने पड़ेंगे. तो जितने भी साइमल्टेनियस एक्सपेंसेस किसी भी एक्टिविटी को करने की वजह से आपके होंगे और कैश का आउटफ्लो होगा, वो क्या है, सारी हमारी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है. फिर हमारी शटडाउन कॉस्ट. शटडाउन कॉस्ट क्या है? दीज आर द कॉस्ट विच विल बी इनकर्ड इवन इफ द plant is closed down temporarily due to raw material shortage, labor problem etc. ठीक है, ये वो कॉस्ट है जो
बहुत शॉर्ट टर्म पे, क्योंकि मटेरियल नहीं आया या लेबर नहीं आ पाई जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई और आज की वर्किंग नहीं हो पाई, उसमें जितनी भी कॉस्ट होगी वो उसमें वो कहलाएगी हमारी शट डाउन कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आज मटेरियल नहीं था, आज के दिन का प्रोडक्शन नहीं हुआ, आज के दिन का प्रोडक्शन नहीं हुआ तो भी फैक्ट्री मैनेजर को उसका रेंट तो पे करना ही पड़ेगा उस दिन का। ऐसा तो है नहीं कि आपने महीने में 5 दिन आपकी मान लीजिए फैक्ट्री नहीं चली तो 5 दिन का रेंट आप नहीं देंगे, तो वो 5 दिन का रेंट हमारा किस में जाएगा फिर शट डाउन कॉस्ट। ऐसे उसकी डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस ऑफ प्लांट भी आता है। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना पे करना पड़ रहा है, कितनी एडिशनल कॉस्ट उसकी आ रही है, वो है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। फिर है कन्वर्जन कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश। इट इज द टोटल ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस में जितनी भी कॉस्टिंग आएगी वो है हमारी कन्वर्जन कॉस्ट। फिर है हमारी रेलेवेंट कॉस्ट, कॉस्ट विच हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग आर कॉल्ड रेलेवेंट कॉस्ट। ऐसी कुछ फिगर्स, ऐसी कुछ कॉस्ट है जिसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, डायरेक्ट रिलेशन है डिसीजन मेकिंग के साथ, वो हमारी है डायरेक्ट कॉस्ट। दीज आर द फ्यूचर कॉस्ट दैट विल चेंज ड्यू टू मैनेजरियल डिसीजन। अगर मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया तो कॉस्ट पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर उनको डिसीजन ये रहा तो कॉस्ट पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा, या वाइस वर्सा। कॉस्टियली इसका इसी की वजह से मैनेजमेंट का फैसला चेंज हो सकता है। नाउ वी विल डिस्कस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। इसमें से मैं आज केवल एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को कवर करूंगी, कॉस्ट शीट वी विल डिस्कस इन द फोर्थकमिंग क्लास। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, इस वे में आप कॉस्ट कंप्यूट करते हैं। In order to interpret the term cost correctly and to ascertain the cost with respect to the cost centers and the cost attached with the manufacturing process may be subdivided or known as element of cost। अभी cost basically आप कहाँ से रही है, हमने ये तो कहा कि किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए या सर्विस को करने के लिए जितना भी खर्चा हो रहा है, जितना भी एक्सपेंसेस आप इंकर कर रहे हैं वो उसकी कॉस्ट है। अब वो होता क्या है, वो 3 चीज़ें हैं हमारी, मटीरियल, labor and expenses। material, labor and expenses। now study this chart very carefully। cost के हमारे 3 एलिमेंट आ गए, कौन कौन से, material, labor and expenses। हर एक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब वही डायरेक्ट कॉस्ट जैसे हमने आपको बताई थी। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, जो एक पर्टिकुलर थिंग के साथ एसोसिएट आप कन्वीनियंटली कर सकते हो, कंफर्टेबली कर सकते हो, वो तो हो गई उसका डायरेक्ट पार्ट। और जो आप नहीं कर सकते, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो है हमारा इनडायरेक्ट पार्ट। तो तीनों ही एलिमेंट्स के दोनों ही टाइप के पार्ट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, अगर मैं तीनों के इनडायरेक्ट पार्ट को लेंगे, एक्सपेंसेस को, वो कहलाते हैं हमारे ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जो आप डायरेक्ट कर पा रहे हो वो तो है, फॉर एग्जांपल मटेरियल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज एंड मटेरियल्स यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज एंड मटेरियल्स यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, वो है हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आते हैं हमारे ऑल रॉ मटेरियल्स ईदर परचेज फ्रॉम आउटसाइड और मैन्युफैक्चर्ड इन द हाउस। चाहे आप उससे बाहर से परचेज करके लाइए मटेरियल को या आप उसे इन हाउस प्रोड्यूस करिए, तो भी वो मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कौन सा है, मटेरियल विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद द इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर। ऐसा मटेरियल जो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि कौन से कॉस्ट सेंटर में कितना यूज हुआ। असिस्ट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड डज नॉट बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिनिश गुड, जो एक इंटीग्रल पार्ट नहीं बनता इसका फिनिश गुड का। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमेबल स्टोर्स, कॉटन वेस्ट, ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स, स्टेशनरी मटेरियल एक्सेट्रा। कौन सा डिपार्टमेंट ने कौन से प्रोडक्ट में कितना पेपर खर्च हो गया, कितना ऑयल यूज़ हो गया, कितना लुब्रिकेंट यूज़ हो गया, या स्टोर्स का कितना प्रोपोर्शन उसने यूज़ किया, ये सारे पार्ट को हम इजीली एसोसिएट नहीं कर पाते, इसलिए इनको हमने रखा है अंडर कैटेगरी ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सेम इसी तरीके से हमारी आ गई अब
लेबर कॉस्ट मतलब द कॉस्ट ऑफ रेम्यूनरेशन पेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रेम्यूनरेशन जो आप लेबर्स को, एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पे कर रहे हो। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वही मतलब जो एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को जिसने बनाया, एक इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर पे जिन्होंने वर्क किया डायरेक्टली, तो वो तो हमारे आ गए अंडर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आइडेंटिफाइड विद द इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर एंड इज इनकर्ड फॉर दोज एम्प्लॉयज हु आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जबकि हमारे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो हो गए, लाइक हमारे अकाउंटेंट हो गए, ठीक है, हमारे फोरमैन हो गए, क्लीनिंग स्टाफ हो गया, ये सभी डिपार्टमेंट में इक्वली वर्क कर रहे हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्कर हो गए, ये लोग सारे डिपार्टमेंट्स में इक्वली वर्क कर रहे हैं। जब जहाँ जो परेशानी होती है, जब जहाँ क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ये वहाँ वो चीज़ करते हैं। तो अब इनका कौन से डिपार्टमेंट के साथ आप रोल फिक्स करेंगे? So cost which cannot be identified with the individual cost center and is incurred for those employees who are not engaged in the manufacturing process but only assist. Wages paid to foreman, storekeeper, salary of works manager, accountant, personal department, salaries etc. तो ये सब एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट या को करने के लिए, पर्टिकुलर जॉब करने के लिए तो नहीं है ना। उनके लिए हमने सेपरेट पर्सनल मैनेजर नहीं हायर किया, उनके लिए हमने एक सेपरेट अकाउंटेंट नहीं हायर किया है। तो जो इन लोगों की सैलरी वेजेस है उनको वो कहाँ जाएंगी, कैसे डिटरमाइन होंगी? तो ये हमारी कैटेगराइज होती है अंडर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सेम इसी वे में हमारे आ गए एक्सपेंसेस कॉस्ट। This is cost of services provided to the organization and the notional cost of assets owned. For example, direct expenses cost कौन से? Expenses identified by individual cost center like higher charges of machinery, equipment for a particular job. एक particular product काम करने के लिए आपने कोई मशीनरी ली है, उसको लीज पे लिया है या उसको हायर किया है या कोई इक्विपमेंट हायर किया है या कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क बिकॉज ये काम खराब हो गया इसलिए इतनी कॉस्टिंग आई है। तो ये चीज़ हमारी किस में आएगी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट में आएगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर, जो किसी एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे रेंट हो गया, टेलीफोन के एक्सपेंसेस हो गए, इंश्योरेंस हो गई, लाइटनिंग हो गई, ये सारे एक्सपेंसेस हमारे पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड नहीं है, पर्टिकुलर जॉब से एसोसिएटेड नहीं है, इसलिए ये कैटेगराइज होते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट। That's all for the day. Rest of the part cost sheet we will discuss in the forthcoming classes. Thank you all.